दिल्ली धमाके पर सूत्रों से बड़ा खुलासा, आत्मघाती हमला नहीं था, संदिग्ध ने जल्दबाजी और घबराहट में किया विस्फोट, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था बम। दिल्ली धमाके में एनआईए की जांच तेज, धमाके वाली जगह से जिंदा कारतूस मिलने की खबर, एफएसएल की टीम को 2 तरह के मिले सैंपल। दिल्ली धमाके के बाद कैबिनेट सुरक्षा समिति की अहम बैठक आज, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। आज बैठक में धमाके की जांच को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, सरकार से मांगी है रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन नहले पर दैला में, जिसमें बात होगी 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की। समझाएंगे आपको विस्तार से और बताएंगे खबर के पीछे की खबर। चलिए शुरुआत करेंगे, बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्लास्ट वाली जगह एनआईए की टीम पहुंच रही है और हर पहलू से जांच एनआईए की टीम की ओर से की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की टीम लगातार घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंच रही है। ऐसे में फिलहाल एनआईए की ओर से मोर्चा संभाला गया है। लगातार इस पूरे मामले में जांच जारी है। आज बड़ी बैठकें होने वाली है, सीसीएस की बैठक भी आज होने वाली है। ऐसे में एनआईए की टीम फिलहाल ब्लास्ट वाली जगह पर मौजूद है, वहां पर जाकर जांच पड़ताल का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में आज की जांच एनआईए की ओर से की जा रही है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर नई जानकारी निकलकर सामने आई है। कार जो I-20 जिसमें ब्लास्ट हुआ वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी हुई थी। कार 11 दिन तक यूनिवर्सिटी में खड़ी रही थी, ये बात सामने आई है। कार 29 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के अंतराल के बीच जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। जानकारी निकलकर सामने आई है। I-20 कार 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी, ये बात भी निकलकर सामने आई। लगातार इस पूरे मामले में जो बड़े खुलासे गाड़ी को लेकर हो रहे हैं कि बदरपुर बॉर्डर से वो दिल्ली में एंटर होती है, उसके बाद अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में 11 दिन तक ये गाड़ी खड़ी रही थी। ऐसे में 11 दिन के अंतराल में ही इस बात की आशंका है कि जो बॉम्ब इसके अंदर था, जो विस्फोटक इसके अंदर मौजूद था, इस 11 दिन के अंतराल में ही उसे कार के अंदर यानी गाड़ी के अंदर प्लांट किया गया हो, इसकी आशंका ज़्यादा है। क्योंकि इसके अलावा जो है ये गाड़ी ज़्यादा लंबे समय तक कहीं और मौजूद नहीं थी और 11 दिन के अंतराल में अगर ये गाड़ी कहीं एक जगह पर रहती है तो ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि इसी समय ये बॉम्ब यहाँ पर प्लांट किया गया हो। ऐसे में लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। इस पूरे कार के जो I-20 कार है, सीसीटीवी फुटेज के जरिए इसकी पूरी रूट मैपिंग की जा रही है। कहाँ से गाड़ी आई थी, कहां पर ये खड़ी रही थी, इसके बाद कहां-कहां इस गाड़ी के जरिए रेकी की गई, तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच जारी है और पूरा रूट मैप निकालने की कोशिश की जा रही है कि इस गाड़ी का पूरा रूट मैप का ब्लूप्रिंट निकाल लिया जाए कि कहां-कहां पर ये गाड़ी थी, जिसके जरिए जो है जांच और ज्यादा तेजी से हो सके। और ऐसे में दिल्ली धमाके में एनआईए की जांच इस समय तेज है। धमाके वाली जगह से जिंदा कारतूस भी मिले हैं। एफएसएल की टीम को यहां से सैंपल मिले हैं, 2 तरह के सैंपल, यानी फॉरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी यानी एफएसएल की टीम को यहां से 2 तरीके के सैंपल मिले हैं और एनआईए की जांच भी इस समय तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही है। धमाके वाली जगह से जिंदा कारतूस भी मिले हैं, यानी इस हमले को और ज्यादा भीषण बनाने की तैयारी भी यहां पर थी, इस बात की आशंका है। दिल्ली धमाके में एनआईए ने फिलहाल मोर्चा संभाला है। जांच इस समय तेजी से जारी है और धमाके वाली जगह पर एफएसएल टीम को जिंदा कारतूस भी मिले हैं। लगातार वहां पर जो सैंपलिंग एफएसएल टीम की ओर से की गई, उसके बाद से बड़े खुलासे हो रहे हैं। लगातार वहां से जो सैंपल्स मिले हैं उसको लेकर सैंपलिंग की जा रही है और ऐसे में दिल्ली धमाके में एनआईए की जांच इस समय तेज है और बताया ये गया कि वहां से जिंदा कारतूस के सैंपल्स भी मिले हैं, 2 तरह के सैंपल एफएसएल टीम के हाथ घटनास्थल से लगे हैं और फिलहाल
स्थिति जो वहां पर बनी उसके हिसाब से जांच पड़ताल का सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी वहां पर भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है, जांच जारी है। तमाम टीमें घटनास्थल पर अभी भी मौजूद है, चाहे वो एफएसएल की टीम हो, एनआईए की टीम बात हो, तमाम टीमें वहां पर मौजूद है। जांच पड़ताल का सिलसिला अभी भी वहां पर जारी। हालांकि डेब्रीज को वहां से हटा लिया गया, यानी जो यहां पर गाड़ियां थी उनको हटाने का काम किया गया है। और ऐसे में दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कई इलाकों में उमर इस गाड़ी को लेकर पहुंचा था। सूत्रों के हवाले से खबर है, कनॉट प्लेस में दोपहर 2:30 बजे ये कार मौजूद थी। बात निकलकर सामने आई है, मयूर विहार इलाके में भी ये कार पहुंची थी। मॉड्यूल का हैंडलर विदेश में था, ये बात निकलकर भी सामने आई है। ऐसे में तमाम पहलुओं को लेकर जांच का सिलसिला इस समय बेहद तेज है और लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और ऐसे में बताया ये गया है जांच में कि ये कार लेकर उमर कई और जगहों पर पहुंचा था। लगभग 2:30 बजे ये i20 कार कनॉट प्लेस में मौजूद थी। उसके बाद मयूर विहार लेकर भी वो ये कार पहुंचता है। यानी आप समझिए कि इस कार में जो विस्फोटक था इसे लेकर वो कई जगह पर पहुंचा जहां पर उसे लगा कि विस्फोट कहां पर उसे करना है संभावित, इसीलिए वो तमाम जगहों पर पहुंचा होगा। और लगातार इसको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं कि समझिए तमाम जगहों की रेकी उमर की ओर से इस गाड़ी के जरिए की जा रही थी। जिस गाड़ी में विस्फोटक मौजूद था उसी गाड़ी में बैठकर वो तमाम जगहों पर जा रहा था। ऐसे में फरीदाबाद मॉड्यूल का जब खुलासा हो जाता है, जब उसको ध्वस्त करने का काम किया जाता है, तो उसके बाद जो है संभावित जल्दबाजी में उमर जो है जगह को चुनने का काम करता है। फरीदाबाद मॉड्यूल के ध्वस्त होने के बाद वो कनॉट प्लेस जाता है। लगभग 2:30 बजे के समय ये गाड़ी कनॉट प्लेस में मौजूद थी। उसके बाद मयूर विहार भी हो जाता है। यानी ये तमाम वो इलाके जहां पर हर समय भीड़ रहती है। मयूर विहार भी वन ऑफ दोज क्राउडेड प्लेस है जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो दिल्ली धमाके को लेकर बड़े खुलासे के बाद हो रहे हैं। धमाके के सबूत मिले हैं, कारतूस वहां से मिला है। डॉक्टर मॉड्यूल आतंक का नया टूल, इसके जरिए लगातार जो है इसका खुलासा हो रहा है। इस बीच हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हमारे सहयोगी अभिषेक आनंद जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि इस कार के जरिए उमर जो है कई जगहों की रेकी करता है, कनॉट प्लेस पहुंचता है, मयूर विहार जाता है। ये तमाम वो इलाके हैं जहां हर समय बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। ऐसे में बड़ी साजिश को यहां पर अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हड़बड़ी में जब फरीदाबाद मॉड्यूल एक्सपोज हुआ तो ऐसे में जल्दबाजी में फैसला लिया गया। बताया ये भी गया कि बॉम्ब पूरी तरह रेडी भी नहीं था। बिल्कुल निशु, देखिए आपको पहले से भी मैं बता रहा था कि आतंकी संगठन जो होते हैं वो उसी जगहों को टारगेट करते हैं जो सबसे ज्यादा क्राउडेड एरिया होता है। जैसा कि कनॉट प्लेस जो है वो सुबह से लेकर के रात तक में, रात के 12 बजे 1 बजे तक जो वहां पर क्राउड जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। यही एक कारण है कि वहां पे दिल्ली पुलिस जो है एनी टाइम वहां पे छावनी करती है, वहां पे लोगों को शांति बनाए रखने के लिए भी कहती है। और जिस तरीके से मयूर विहार फेज 1 की अगर आप बात कर रहे हैं तो मयूर विहार फेज 1 में वहीं से सटे अक्षरधाम मंदिर भी है, जहां पे हालांकि मंडे को वहां पे क्लोज रहता है, लेकिन आने और जो पूरा दिन जो होता है ट्यूसडे से लेकर के संडे जो है वहां पे भीड़ भाड़ जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में सबसे पहले वो यही टारगेट करना चाहते हैं कि लोग जहां पर ज्यादा हैं, जहां पे सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती है, क्योंकि उनका मंशा ही यही होता है कि सबसे ज्यादा जहां पे कैजुअलिटी होगी वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करे। हालांकि जिस तरीके से ये 15 दिनों तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये गाड़ी थी वहां पर, और उसके बाद जो बॉम्ब जो है वो पूरे तैयार भी नहीं हुआ था, लेकिन आनंद फानन में जब गाड़ी जब वहां से जब मूव करती है, मयूर विहार फेज 1 से जब मूव करती है तो उसके बाद सीधा सीधा लाल किले पे जाता है। लाल किले के बाद वहां पे गाड़ी प्लान करता है, प्लान करने के बाद घबरा करके वो बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। तो ऐसे में वहां पे लाल किले का अगर मैं बात करूं, लाल किले में जिस तरीके का क्राउड आप देखते हैं, क्योंकि वहां पे लाजपत नगर एरिया भी है, वहां पे काफी सारे मंदिरें भी हैं, लोग वहां पर काफी घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटक भी वहां पर आते हैं। तो ऐसे में उसका काम काफी आसान है। हालांकि वो कफन पहन करके ही आते हैं कि जब वो
रिफ्यूज करेंगे तो उनके साथ उनकी भी ये इस तरीके की मौत होगी। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि जो समाज जो है, वो जो लोग जो वहां पर है, जिनके परिजन जो मरेंगे, उसमें किस तरीके की उनको हानि पहुंचेगी। ऐसे में लगातार जो है एनआईए की टीम जो है, हालांकि पहले जो एफएसएल की टीम जांच कर रही थी, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जो एनआईए की टीम जांच कर रही है। अभी जो है 2 सबूत वहां पर मिले हैं और साथ ही साथ 42 वहां से जो सबूत जो है वहां से इकट्ठा किया है उन्होंने, और उस पर भी अभी जांच चल रही है कि जो इसमें जो केमिकल्स जो यूज किए गए थे वो कौन से केमिकल्स थे और किस तरीके से ये बदरपुर बॉर्डर से जहां जहां भी इसने जो रोका है, जहां जैसे जैसे वो रूट मैप आया है, क्योंकि विजुअल्स के जरिए ये पता चल रहा है कि ये एक पेट्रोल पंप पे भी रुका था, वहां पे पॉल्यूशन भी अपने वो i20 गाड़ी का पॉल्यूशन चेक करवाया था, सीएनजी पेट्रोल सब कुछ डलवाया था उसने। तो तमाम जगहों पे इस चीज की चेकिंग हो रही है कि कहीं ना कहीं उसके जो सरगना जो है वो हो सकता है कि वहां पर भी वो रुके होंगे, वहां पे स्टे किए होंगे। तो ऐसे में सबसे ज्यादा वन ऑफ द हॉरिफाइंग फैक्टर ये है कि ये डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर, यानी आप समझिए कि जो डॉक्टर जान बचाने के लिए जाने जाते हैं, अगर वही जान लेने लगे तो कितना बड़ा ये फैक्टर है जो लोगों के मन में हमेशा रह जाएगा। लोग इस बात से हमेशा ही डरते रहेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल इस बीच ये भी उठ रहा है कि क्या ये धमाका रोका जा सकता था। हालांकि फरीदाबाद मॉड्यूल जब एक्सपोज हुआ तो उसके बाद ये कहा गया कि बड़ा हादसा टल गया है। ऐसे में टला भी, क्योंकि भारी मात्रा में वहां से एक्सप्लोजिव बरामद हुआ। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी लेकर कनॉट प्लेस भी जाता है, मयूर विहार भी जाता है, आपने बताया कि पेट्रोल पंप भी पहुंचता है, कई सारे चेक पॉइंट से गुजरता है, क्या इसकी गाड़ी की चेकिंग होती तो ये हादसा रुक सकता था? क्या लापरवाही का फैक्टर यहां पर भी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल निशु, देखिए जिस तरीके से जो गाड़ी जो बदरपुर बॉर्डर से होते हुए आई है, जो उसका रूट मैप था, वहां पे कई जगहों पे चेक पोस्ट है। तो वहां पे जिस तरीके से वहां पे जो हेड कांस्टेबल्स जो होते हैं वो चेकिंग करते हैं लगातार। आप देखते हैं कि दिल्ली में जगह जगहों पे चेकिंग होती है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लापरवाही हुई है। अगर पहले से ही इसको अगर पकड़ लिया जाता तो जो अभी क्षति जो हुई है दिल्ली के लाल किले पे, जितने भी लोगों के जो परिजन जो मरे हैं, तो उनको इस चीज का सामना नहीं करना पड़ता। आने वाली रही बात इस चीज को लेकर के कि उन्होंने जिस तरीके से ये काम किया, जो डॉक्टर जो था, अब जो इंसान जो जिसकी तबीयत खराब होती है सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास, कहीं ना लोगों के मन पे से एक विश्वास खत्म होता चला जाएगा। अभिषेक, विश्वास पर बड़ी चोट इसके जरिए हुई है कि देखिए डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर जो कि लोगों की जान बचाते, वो ही अगर इस तरीके से डॉक्टर मॉड्यूल में शामिल होंगे तो क्या विश्वास जनता डॉक्टर्स पर करेगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तमाम जानकारी के लिए आगे भी आपका रुख करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से कैबिनेट सुरक्षा समिति यानी कि सीसीएस की बड़ी बैठक आज होने वाली है, जहां पर दिल्ली धमाके के बाद कैबिनेट सुरक्षा समिति की बड़ी बैठक आज होने वाली है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर है, ऐसे में उनके आगमन के बाद ये जो है बैठक यहां पर होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी साफ संदेश विदेश की धरती से दिया गया कि ऑल दोज हु आर रिस्पांसिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिस तरीके से, जिस सख्ती के साथ ये बयान दिया गया, ऐसे में कड़ी कार्रवाई इसको लेकर होगी और तह तक जाने का काम तमाम टीम्स की ओर से किया जाएगा। एफएसएल की टीम हो, एनआईए की टीम हो, एनएसडी जो लगातार मौके पर मौजूद थी, लगातार जांच का सिलसिला जारी। और ऐसे में जब आज सीसीएस की बड़ी बैठक होगी, तमाम अधिकारी जब इस बैठक में मौजूद रहेंगे तो तमाम पहलू पर बातचीत यहां पर भी होगी। और इस पहलू पर बातचीत होना भी लाजमी है कि क्या ये धमाका रोका जा सकता था, क्या उस गाड़ी की अगर चेकिंग होती, तमाम चेक पॉइंट से वो गाड़ी गुजरी, ऐसे में बीच में अगर कहीं पर चेकिंग हो जाती तो बड़ा हादसा होने से यहां पर टल सकता था। और आज की सीसीएस की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भूटान चले गए थे वो आज इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सख्त निर्देश यहां पर दिए जा सकते हैं। अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है, ये तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टेबल की जाएंगी, उनको पेश की जाएंगी और इत्तला उन्हें तमाम पहलुओं के बारे में किया जाएगा। तो इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इस बीच हमारे साथ अभिषेक आनंद भी लगातार बने हुए न्यूज रूम से। अभिषेक, आज सीसीएस की बैठक होने वाली, कितनी अहम ये बैठक मानी जाए, किन पहलुओं पर इसमें बातचीत होगी, बताइए। बिल्कुल
देखिए 2 दिन के भूटान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आज जब वो आ जाएंगे तो 5 बजे की बैठक जो है निर्धारित की गई है। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हालांकि जिस तरीके से जब से 10 तारीख जो ब्लास्ट जो हुआ है, ब्लास्ट के बाद से जो भी अभी प्रक्रिया जो जहां भी पहुंची है, जिस लेवल तक पहुंची है, उसको लेकर के वो पेश करेंगे, अपने रिपोर्ट्स पेश करेंगे। एनआईए की तरफ से जो जांच की गई है, एफएसएल की तरफ से जो जांच की गई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो जांच की गई है, उसको लेकर के पूरा ब्यूरो दिया जाएगा। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से और भी हो सकता है कि और भी दिशा निर्देश दिया जाए कि जो वहां पे जो ब्लास्ट किए गए हैं, इसको लेकर के भी और भी कड़ी जो जांचें जो हैं वो करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि भूटान से जब उन्होंने संवाद किया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जो एनआईए की टीम जो है उसको और कड़ी सुरक्षा के साथ में, कड़े इंतजाम के साथ में उसको रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाए कि हर एक पहलू को देखा जाए और किस तरीके से हुआ था, कौन था इसके पीछे, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं निर्देश दिए जाएंगे। निशु बिल्कुल। और ऐसे में अभिषेक देखिए, जब 26/11 का हमला हुआ था तो लगातार बीजेपी की ओर से इस बात को लेकर हमला साधा गया था कि तब की सरकार ने कोई कड़ा एक्शन इसको लेकर नहीं किया था, कोई भी बड़ा कदम उसको लेकर नहीं उठाया गया था। ऐसे में जब 10/11 हुआ है, 10/11 यहाँ पर हुआ है, तो ऐसे में मोदी सरकार की ओर से क्या बड़े कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं? निशु देखिए, जिस तरीके से मुंबई अटैक जब हुआ था तो उस वक्त में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब ये अटैक जब हुआ था उस वक्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। हालांकि विपक्ष जो है इसको लेकर के हमलावर भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर हैं, उनको यहाँ पर रहना चाहिए था और जो जिनके परिवार की जो क्षति हुई है उनके साथ में मिलकर के उनके साथ में खड़े होने चाहिए थे। लेकिन कहीं अब रही बात अभी की 10 से 11 की, जो जिस तरीके से जो ब्लास्ट हुआ है, ये बहुत बड़ा ब्लास्ट था। दिल्ली में जो क्षति होना था, हालांकि जो लाल किले पे जो हुआ, हो सकता था कि इसके आगे और भी कई जगहों पे जो क्राउडेड एरियाज जो है वहां पर भी हो सकता था। एक सरगना जो है, बड़ा एक ब्लास्ट होने से कहीं ना कहीं दिल्ली एक बच गई। लेकिन जो ये ब्लास्ट जो हुआ इसको भी लेकर के काफी ज्यादा क्षति है लोगों में। हालांकि पार्टी की तरफ से जगह जगह पे कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात जो है वो जो परिजन जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम लोगों को सहायता चाहिए और जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे रखना है, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे। तो हालांकि इसको लेकर के भी दोनों ही सरकार जो है वो तत्परता दिखा रही है, ना केवल दिल्ली में, यूपी में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, जगह जगह पर एटीएस की टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है। सुरक्षा जो है वो पूरी कड़ी कर दी गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो है वहां पर तमाम जो वहां पे की जो आईडी जो है वो भी हैक कर लिया गया है, रोक सब कुछ वहां पे बैन कर दिया गया। तो ऐसे में कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अभिषेक, और तमाम पहलू पर जांच पड़ताल का सिलसिला जारी, और ऐसे में कई बड़े खुलासे आने वाले समय में भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपकी ओर से साझा की गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में इस समय हाई अलर्ट है। अयोध्या, काशी, मथुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दिल्ली में हाई अलर्ट पर आईजीआई यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रखा गया है। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अलर्ट पर फिलहाल एटीएस और क्यूआरटी की टीमें बनी हुई है। लगातार जो दिल्ली में धमाका हुआ और उसके बाद अब लगातार जांच का सिलसिला जारी है और ऐसे में अब बताया यह गया है कि तमाम अन्य राज्यों में जो है हाई अलर्ट इस समय घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के आईजीआई यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी इस समय हाई अलर्ट है और नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ये तमाम संवेदनशील इलाके जहां पर खतरा ज्यादा है वहां पर सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। अयोध्या, काशी, मथुरा में हाई अलर्ट है, दिल्ली में हाई अलर्ट है और आईजीआई एयरपोर्ट पर खासकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि दिल्ली धमाके के बाद अब तमाम राज्यों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है और लगातार जांच का सिलसिला इस समय बेहद तेज है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद जो है अब तमाम राज्यों की पुलिस जो है वो भी एक्टिव हो गई है और तमाम पहलू पर जांच पड़ताल का सिलसिला इस समय जारी है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में इस समय हाई अलर्ट है और लगातार जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। अयोध्या, काशी, मथुरा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि आईजीआई एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट रखा गया है। लगातार एटीएस और क्यूआरटी टीम इस समय एक्टिव बनी हुई है
सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है और लगातार जांच पड़ताल का सिलसिला इस समय बेहद तेज है। चेक पॉइंट्स पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त की जा रही है। तमाम जो वाहन भीड़भाड़ वाले इलाकों में खड़े रहते हैं उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। तो एटीएस और क्यूआरटी टीम लगातार इस समय एक्टिव बनी हुई। इस बीच हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता लखनऊ से पुनीत मोहन जुड़ गए हैं। पुनीत, लखनऊ में इस समय किस तरीके से हाई अलर्ट है, क्या कुछ सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाए जा रहे हैं, बताइए। देखिए, लखनऊ सहित पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित है और इसके साथ ही जो जिलों के बॉर्डर हैं उस पर विशेष सुरक्षा बरती जा रही है। एक जिले से दूसरे जिले जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनका सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरे राज्यों से यूपी के अंदर एंटर कर रही हैं, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली होते हुए यूपी के शहरों में आने वाली गाड़ियां हो या अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियां हो, उनकी सघन चेकिंग करी जा रही है। संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वस्तुओं पर नजर बना करके रखी गई है, चाहे वो एसएसएफ हो, एटीएस हो, एनआईए हो, आईबी हो, यूपी पुलिस हो या एलआईयू हो, सभी एक्टिव मोड में हैं। सिविल ड्रेस में भी पुलिस के जो कर्मी हैं वो लगातार लोगों के बीच में रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर बनाए रखने के लिए एक टीम तैयार करी गई है, क्योंकि पिछले जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसमें देखा गया है कि ये लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए एक ऐप के माध्यम से बातचीत करते थे, लिंक के माध्यम से एक दूसरे को मोटिवेट करते थे या प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते थे। इन सब पे भी नजर रखी जा रही है। यूट्यूब पे या सोशल मीडिया साइट पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके की गतिविधियों को देख रहा है। यानी कि आपने पिछली बार भी देखा होगा कि जो कुछ लड़के पकड़े गए थे वो AK-47 चलाने की जो पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे थे वो यूट्यूब के माध्यम से ले रहे थे। क्योंकि इस समय देश में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पे हैं, इसलिए आतंकवादी संगठनों ने भी अपने कार्य करने का तरीका बदला हुआ है। व्हाइट कलर टेरर जो यूपी में या पूरे देश में दिखाई दे रहा है, इसको सोचने वाली बात है कि सारे डॉक्टर्स जो प्रतिष्ठित हैं, डॉक्टर शाहीन जो लखनऊ की रहने वाली है, 2006 में जिसने यूपीपीएससी का पेपर पास किया और उसके बाद में वो कानपुर के मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर होती है, प्रवक्ता होती है, उसका कन्नौज ट्रांसफर होता है, फिर वो कानपुर बुला ली जाती है। इतनी टैलेंटेड वो, और 2013 में अचानक अपनी नौकरी से गायब हो जाती है। पति से उसका विवाद चल रहा था, उसके बाद किस तरीके से आतंकी संगठन के संपर्क में आई है। बताया ये भी जा रहा है कि जैसे मोहम्मद की तरफ से उसको ऑफर दिया गया था कि अगर आपने कमान सही से संभाली तो आप महिला कमांडर के रूप में हिंदुस्तान में तैनात होंगी। तो इस तरीके की जो लिंक मिल रहे हैं उन पर काम किया जा रहा है। जो इनसे अटैच लोग रहे, चाहे उनका कोई भी कनेक्शन रहा हो, चाहे वो छोटा कनेक्शन है या बड़ा कनेक्शन है, किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा एजेंसियां छोड़ नहीं रही है, उनसे सघन पूछताछ करी जा रही है। कल लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के यहाँ और उनके भाई परवेज के यहाँ पर एनआईए, एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस ने छापेमारी करी है, जिसमें कई डिजिटल एविडेंस मिले हैं। उन एविडेंसों को खंगाला जा रहा है। ये लोग 16 से 25 उम्र के जो पढ़े लिखे युवक होते थे उनको टारगेट करते थे और उनका ब्रेन वॉश करते थे। किस तरीके की जो कवायद चल रही थी उस पर अब खुफिया एजेंसियां अपनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल। और तमाम डॉक्टर्स, जो पूरा डॉक्टर मॉड्यूल है उसमें कई डॉक्टर जो है लखनऊ के थे, ये बताया गया, जैसे कि आपने डॉक्टर शाहीन का भी जिक्र किया। ऐसे में क्या पहले इन पर कोई शक की सुई नहीं पहुंचे? क्योंकि ऐसा लाजमी है कि डॉक्टर हैं तो कई लोग इनसे मिलने जुलने आते रहते होंगे, इनके घर पर इलाज ये करते थे, लेकिन क्या इससे पहले कोई भी शक की सुई इन पर नहीं गई लखनऊ में? देखिए, इस बार आतंकवादी संगठनों के कार्य करने का तरीका काफी अलग हट करके था। इस बार उन्होंने ऐसे लोगों को टारगेट किया, ये स्लीपर सेल नहीं थे, ये स्लीपर सेल के मोटिवेशनर थे, उनको मोटिवेट करते थे। ये नए स्लीपर सेल्स के लिए ठिकानों का बंदोबस्त करते थे। शाहीन ने पूछताछ में कबूला है कि लगभग 2 साल से वो विस्फोटक सामग्री एकत्र कर रही थी देश भर में घूम घूम करके। अब इस बात को समझिए, इन्होंने डॉक्टर को सेलेक्ट किया जिन पर कोई शक ना कर सके। अगर सुरक्षा एजेंसियों को उन पर शक भी हो तो जब तक पुख्ता सबूत ना हो तब तक छापेमारी नहीं करी जा सकती, क्योंकि व्हाइट कॉलर इसी का फायदा यहाँ पर इनकी ओर से उठाया गया है। हाइब्रिड ये स्लीपर सेल जो कि प्रोफेशनली भी एक्टिव थे और एज अ स्लीपर सेल भी एक्टिव बने हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपकी ओर से साझा की गई। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है, जहां आपने देखा कि किस तरीके से आपने देखा कि जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है और पुनीत मोहन जो कि हमारे साथ जुड़े, उनकी ओर से भी तमाम जानकारी यहां पर साझा की गई। और आपने सुना कि किस तरीके से डॉक्टर शाहीन से लेकर और जो तमाम डॉक्टर्स इसमें शामिल थे उनका कनेक्शन लखनऊ से रहा और एज अ डॉक्टर इन्होंने प्रोफेशनली भी इलाज किया है। फिलहाल इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार पहुंच गया है। अलीपुर में AQI 431 है, तो वहीं नरेला की बात करें तो AQI यहां पर 437 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में AQI 438 है। विवेक विहार की बात करें तो AQI यहां पर 436 बना हुआ है। तो ऐसे में दिल्ली की हवा लगातार गंभीर स्तर में बनी हुई है। यहाँ पर प्रदूषण जो है गंभीर स्तर में बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार है और ऐसे में तमाम इलाके जहां पर AQI बेहद खराब है। अलीपुर में 431, नरेला में AQI 437 दर्ज किया गया है। वहीं आनंद विहार की बात करें तो AQI 438 यहाँ पर है। विवेक विहार में AQI 436 है। रोहिणी में AQI 442, जहांगीरपुरी में 446 AQI बना हुआ है। बवाना में AQI 451, बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI 439 है। मुंडका में AQI 444, अशोक विहार में 439 AQI है। तो दिल्ली में हवा किस स्तर पर प्रदूषित हो चुकी है वो आप इन AQI के लेवल से समझ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में इस समय सांस लेना यानी कि अपनी तबीयत खराब करना, लगातार लोगों की ओर से शिकायतें सामने आ रही हैं। आंखों में जलन, पानी आना और गले में खराश होना, ये तमाम तरीके की दिक्कतें लोग इनसे दो चार हो रहे हैं। और ऐसे में खासकर वो लोग जिन्हें सांस से संबंधी बीमारियां हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किलें इस समय हो रही हैं। और ऐसे में दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर आज सुनवाई होगी। प्रदूषण को लेकर सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ऐसे में सभी की नजरें सुनवाई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि तमाम कदम तो उठाए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में पुराने वाहनों की एंट्री बैन कराना हो या पानी का छिड़काव जगह जगह करना हो। लेकिन इसके बावजूद आखिर इनका रिजल्ट जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पानी का छिड़काव हो रहा है, कृत्रिम वर्षा भी को लेकर भी लगातार बातचीत हुई दिल्ली NCR में, लेकिन प्रदूषण का स्तर जस का तस बना हुआ है। क्योंकि आपने देखा दिवाली के बाद भी 400 के पार AQI था, लेकिन अब अचानक से फिर से ये 400 के पार AQI पहुंच गया है। थोड़ा बहुत सुधार, माइनर सुधार देखने को मिलता है, लेकिन उसके अगले ही दिन वापस से AQI जो है बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी में चला जाता है। तो ऐसे में कई बड़े सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों दिल्ली में प्रदूषण जो है कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर आज अहम सुनवाई होनी है और ऐसे में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार से रिपोर्ट भी मांगी गई है कि क्या कुछ अब तक काम किया गया है और उसका रिजल्ट क्या क्या अब तक निकला है। तमाम पहलुओं पर जो है रिपोर्ट मांगी गई है दिल्ली सरकार से। ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से दी गई रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारी साझा की जाएंगी, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इस बीच जसविंदर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। जसविंदर, आज सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई होनी है, क्या कुछ इस सुनवाई में होगा, क्या कुछ दलीलें दिल्ली सरकार की ओर से पेश की जा सकती है, क्योंकि रिपोर्ट उनसे मांगी गई है, अब तक क्या कुछ काम हुआ और क्या कुछ जमीन पर इसका असर देखने को मिला है? जी, आपको बता दें, दिल्ली इस समय गैस चैम्बर बन चुका है। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है और जो अस्थमा के मरीज हैं वो तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, क्योंकि उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ सकता है। और आपको बता दें कि जो दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, उसमें अब दिल्ली सरकार अपना बचाव रखते हुए ये बताएगी कि हमने पोल्यूशन रोकने के लिए क्या क्या कवायद की, लेकिन वो सारी कवायद फेल होती नजर आ रही है। जहाँ अगर पानी का छिड़काव ले लें आप, चाहे पुरानी डीजल गाड़ियां बंद करने का ले लें, हर तरह से दिल्ली सरकार पोल्यूशन के मामले में फेल होती नजर आ रही है। दिल्ली में सरकार ने क्रैप 3 जो लगा दिया है, उससे जो डीजल की गाड़ियां पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी, ट्रक बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन क्या उससे पोल्यूशन दिल्ली का रुक पाएगा? आपको बता दें, दिल्ली का AQI जो घर से निकलना काफी मुश्किल हो रखा है। डॉक्टरों की भी हिदायत है कि जिसको बहुत जरूरी काम हो वो घर से बाहर निकले, लेकिन इस समय लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे बच्चों के आंखों से पानी निकल रहा है। दिल्ली सरकार ने जो क्रैप 3 लगाया उसमें 5वीं क्लास तक के स्कूलों की छुट्टी जो उसमें हो सकती है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वो अपने स्कूल बंद नहीं कर रहे, तो ऑनलाइन क्लासें नहीं चालू कर रहे हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल है उन्होंने 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी है और ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। और दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशें जो हैं दिल्ली में पोल्यूशन को रोकने के लिए नाकाम नजर आ रही है।
जसविंदर, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस साल ऐसा हो रहा है, हर साल ही यही मंजर हम देखते हैं, दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। ऐसे में इसके पीछे बड़ा कारण क्या हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस बात को लेकर फटकार दिल्ली सरकार को लगाई जा सकती है? क्योंकि जब पहले आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो लगातार बीजेपी की ओर से इस बात को लेकर सवाल उठाया जाता था कि आखिर प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन अब जब उनके हाथ में सरकार है तब भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में लोगों की इसमें क्या गलती है? क्योंकि लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अब दिल्ली की हवा साफ होगी, तमाम वो एहतियातन कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इस बीच पिसती सिर्फ जनता ही है। जी, आपको बताएं, राजनीति में हमेशा जनता ही पिसती है। सरकारें एक दूसरे पर टीकरा जरूर फोड़ती रहती हैं। जब आम आदमी पार्टी थी, बीजेपी ने काफी टीकरा इसके ऊपर फोड़ा, ऑड इवन भी लागू किया दिल्ली सरकार ने, उस समय की सरकार ने, लेकिन इस समय अभी तक ऑड इवन लागू नहीं हुआ है। क्या सरकार की शायद कुछ और नीति होगी पोल्यूशन रोकने के लिए, लेकिन दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है रुकने का नाम नहीं ले रहा। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, जो हवा में नमी है उसके कारण जो धुआं है वो ऊपर उठ नहीं पाता है, जिस कारण पोल्यूशन बढ़ता रहता है दिल्ली के अंदर। कोई सा भी साल ले लीजिए आप, हर साल यही हाल रहता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती रहती है। सरकार तमाम कोशिशें करती है कि इसको रोका जाए, लेकिन ये पोल्यूशन जो है नहीं रुक पाता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली की आबो हवा खराब होती है। आप सुबह के समय में आप निकल के देखिए, आपको नजर नहीं आएगा ये धुंध है कि पोल्यूशन है। और सांस लेंगे तो सांस में इतनी दिक्कत होगी, आंखों में जलन होगी, उसके बावजूद भी लोग जो है घरों से बाहर निकलते हैं क्योंकि उनको अपनी दिनचर्या के लिए जाना पड़ता है, रोजगार के लिए जाना पड़ता है। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, तमाम कोशिशें फेल हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसको लेकर कितना कड़ा रुख आज रहने वाला है और ऐसे में रिपोर्ट में क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े जसविंदर, तमाम जानकारी आपने साझा की। और इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने नियुक्ति को मंजूरी दी है। प्रीतम सिंह कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। डॉक्टर हरक सिंह रावत इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी संभालेंगे। करण माहरा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में विशेष आमंत्रण मिला है। पार्टी ने करण माहरा के योगदान की सराहना की है। उत्तराखंड कांग्रेस में नया संगठनात्मक समीकरण तैयार हुआ है और ऐसे में अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ यहां पर तमाम बड़े चेहरों को नियुक्त किया गया है और इसके जरिए कांग्रेस की स्थिति को और ज्यादा बेहतर बनाने की कवायद अब शुरू होगी, जहां पर नई नई जिम्मेदारियों के साथ नए चेहरे अब आपको देखने को मिलेंगे। और कांग्रेस जो उत्तराखंड में फिलहाल अपने आप को मजबूत करने की कवायद तेज करते हुए नजर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में इसी के मद्देनजर बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस हाईकमान ने नियुक्ति को मंजूरी यहां पर दी है। प्रीतम सिंह कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, तो वहीं डॉक्टर हरक सिंह रावत इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी संभालेंगे। करण माहरा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में विशेष आमंत्रण मिला है। उनके योगदान की सराहना भी की गई है। उत्तराखंड कांग्रेस में नया संगठनात्मक समीकरण
इसके जरिए तैयार किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव इसके जरिए देखने को मिलेगा, जहां पर तमाम बड़े चेहरे नई जिम्मेदारी के साथ आपको नजर आएंगे। ऐसे में कितना ज्यादा कारगर ये साबित होगा, ये तो समय बताएगा कि ये बदलाव जो कांग्रेस की ओर से किया गया है, तमाम चेहरों को नई जिम्मेदारी यहां पर दी गई है, ये कितना कारगर कांग्रेस को मजबूत बनाने में साबित होगा, ये समय बताएगा। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव यहां पर हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐसे में जो पूरा नोटिस है वो भी आपको दिखा रहे हैं, जो लेटर जारी किया गया है। गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने नियुक्ति को मंजूरी यहां पर दी है। प्रीतम सिंह कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं और ऐसे में लगातार बड़े बदलावों के जरिए कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने का काम उत्तराखंड में किया जा रहा है। तो ये कवायद यहां पर तेज होते हुए फिलहाल नजर आ रही। गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने नियुक्ति को मंजूरी यहां पर दी है और लगातार इस बदलाव के जरिए कांग्रेस की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम रहने वाला है। FIH हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी का स्वागत करेंगे सीएम योगी। थोड़ी देर में 5 केडी सीएम आवास पर कार्यक्रम ये आयोजित होगा और तमिलनाडु में FIH हॉकी पुरुष विश्व कप होना है। खेल मंत्री गिरीश यादव भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज एक विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। FIH हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी का स्वागत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में 5 केडी सीएम आवास पर ये कार्यक्रम जो है होगा और तमिलनाडु में FIH हॉकी पुरुष विश्व कप होना है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ इस विशेष कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे। खेल मंत्री गिरीश यादव भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज एक विशेष कार्यक्रम, जहां FIH हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी का स्वागत सीएम योगी करेंगे। थोड़ी देर में 5 केडी से सीएम आवास पर ही कार्यक्रम होगा। तमिलनाडु में FIH हॉकी पुरुष विश्व कप होना है। खेल मंत्री गिरीश यादव भी इसमें शामिल होंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस ट्रॉफी का स्वागत यहां पर किया जाएगा। इस बीच पुनीत मोहन हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, आज इस विशेष कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ ट्रॉफी का स्वागत करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी बताइए। देखिए, FIH ट्रॉफी का स्वागत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर खेल मंत्री के साथ में इसके जो प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग हैं उनकी मुलाकात होगी। ये प्रतियोगिता तमिलनाडु में होनी है और इसमें टीम के साथ में मुलाकात सीएम योगी की होगी। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार खेल भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक बेहतर कदम उठा रही है, जिसका नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश से विभिन्न खेलों में होनहार युवा सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज इन लोगों की मुलाकात 5 कालीदास मार्ग में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में होनी है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो ऐसे में बेहद ही विशेष ये पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। जी बिल्कुल, सीएम की उपस्थिति, आपने ये जानकारी साझा की। इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम में और कौन कौन शामिल रहने वाला है पुनीत? देखिए, इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में खेल मंत्री गिरीश यादव भी शामिल होंगे। तमिलनाडु में होने वाले FIH हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी का स्वागत सीएम के आवास पर किया जा रहा है। सीएम खेल भावना को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं और विभिन्न तरीके की योजनाएं चलाते रहते हैं। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी का स्वागत थोड़ी देर में सीएम आवास पर होगा और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खेल विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में सीएम के आवास पर खेल मंत्री के साथ में इस ट्रॉफी का स्वागत होना है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की वो प्रतिबद्धता भी यहाँ पर दोहराती हुई नजर आ रही, जिसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ हर मंच से जिक्र भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूर्ण रूप से योगदान दे रही है, सहयोग भी कर रही है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मंचों से इस बात की घोषणा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे खिलाड़ी भी पिछली सरकारों में सुविधाएं न मिलने के कारण
विश्व स्तर पर झंडा बुलंद नहीं कर पाए, देश में उनको खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन लगातार योगी सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है कि जो खिलाड़ी तेज हैं उनको देश में खेलने का मौका मिले, विदेश में खेलने का मौका मिले और उत्तर प्रदेश और देश का नाम वो रोशन करे। और ऐसा हुआ भी है। पिछले कई आप टूर्नामेंट्स देख लीजिए, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे वो बास्केटबॉल के हों, चाहे वो फुटबॉल के हों, उत्तर प्रदेश के कई खिलाड़ियों को देश में बड़े मैचेस खेलने का मौका मिला है और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ काफी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और लगातार खेल के बजट को भी उन्होंने नहीं रोका, ना उसमें कोई हस्तक्षेप किया, बल्कि उसे और बढ़ाया। जिलों में लेकर एक स्टेडियम बनाने का प्लान सीएम योगी आदित्यनाथ का ही था, ताकि लोगों को खेलने के लिए एक स्थान मिले। वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। जिलों में मिनी स्टेडियम तैयार करे जा रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा दिया जा सके। जी। और जो FIH हॉकी विश्व कप होना है, ऐसे में उत्तर प्रदेश से कितने प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, इसका चयन पहले ही खेल विभाग के द्वारा कर लिया गया है और जो टीम है जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी का जो स्वागत हो रहा है, इसकी टीम तमिलनाडु पहुंच रही है और वहां पर जिस तरीके से इस मैच की शुरुआत होने जा रही है, खेल विभाग के जो अधिकारी हैं लगातार इस पर अपनी प्रक्रिया पूरे शुरू से ही बना करके रखे थे और इसमें जो चयन प्रोसेस किया गया वो प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया गया है। और उत्तर प्रदेश के खेल विभाग को आशा है कि इसमें सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश विजयी होगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में कितनी देर में पूरा कार्यक्रम शुरू होगा, इस बारे में क्या जानकारी पुनीत? देखिए, 10:15 पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होने की संभावनाएं हैं। 10 बजे के आसपास खेल मंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे। खेल विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगा और उसके बाद ट्रॉफी का स्वागत होगा। ये भव्य कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के आवास पर हो रहा है, तो इसका जाहिर तौर पर ये इस बात को जाहिर करता है कि मुख्यमंत्री का खेल के प्रति और खिलाड़ियों के प्रति जिस तरीके की भावना है, जो उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में मिनी स्टेडियम तैयार करे जा रहे हैं, खिलाड़ियों की जो प्रतिस्पर्धा की भावना है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उनका बजट भी नहीं रोका गया है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी देश में, विदेश में, पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल। और इसी प्रतिबद्धता के साथ यहाँ पर ट्रॉफी का स्वागत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गुजरात के केवड़िया दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम 5:15 बजे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, गुजरात के केवड़िया दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी। शाम 5:15 बजे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचेंगे तो सीधे तौर पर नमन उनकी ओर से किया जाएगा। गुजरात के केवड़िया के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अर्पित की जाएगी। शाम 5:15 का समय इसको लेकर प्रस्तावित किया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और ऐसे में विनम्र श्रद्धांजलि उनकी ओर से यहां पर अर्पित की जाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। प्रोटोकॉल्स को लागू किया गया है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं और ऐसे में तमाम पहलुओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 5:15 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचेंगे। श्रद्धांजलि अर्पित सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहां पर की जाएगी। गुजरात के केवड़िया के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। और इस बीच अयोध्या से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री। 25 नवंबर को दुनिया देखेगी समारोह का लाइव प्रसारण। और दीपोत्सव की तर्ज पर रामनगरी में तोरण द्वार बनाया गया है, बनाए जाएंगे। 21 नवंबर से 25 नवंबर तक धार्मिक अनुष्ठान यहां पर किए जाएंगे। यानी ये पूरा कार्यक्रम जो है वो बेहद ही खास, दिव्य और भव्य रहने वाला है, जहां पर ध्वजारोहण का पूरा कार्यक्रम और भी ज्यादा दिव्य भव्य आपको नजर आएगा। अयोध्या नगरी एक बार फिर से सजती हुई आपको नजर आएगी और ध्वजारोहण जब यहां पर होगा तो दुनिया देखेगी किस तरीके से भगवा तिरंगा यहां पर जो है
लहराता हुआ नजर आएगा और 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर पर भगवा ध्वज जो है लहराएगा। 25 नवंबर को दुनिया समारोह का लाइव प्रसारण देखेगी और एक बार फिर से अयोध्या नगरी जो है सजकर यहां पर बेहद ही भव्य और दिव्य रूप में सजकर तैयार हो जाएगी। 21 नवंबर से 25 नवंबर तक धार्मिक अनुष्ठान यहां पर किए जाएंगे। हर दिन विशेष धार्मिक अनुष्ठान यहां पर होंगे और राम मंदिर भी बेहद ही सुंदर, दिव्य और भव्य तरीके से सजकर तैयार होगा। और इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों के मददगारों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की 1400 जगहों पर छापेमारी हुई है। जम्मू के 6 और कश्मीर के 10 जिलों में रेड हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की है और जम्मू के 6, कश्मीर के 10 जिलों में रेड की गई है। लगातार आतंकियों के मददगारों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में जानकारी फिलहाल ये है कि 1400 जगहों पर छापेमारी हुई है और ऐसे में सिलसिला आने वाले समय में भी इस तरीके से जारी रहेगा। जम्मू के 6 तो वहीं कश्मीर के 10 जिलों में रेड की गई है और लगातार आतंकियों पर बड़ा एक्शन लेने का काम किया जा रहा है। आतंकियों के तमाम जो मददगार हैं उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए HNN न्यूज़।